इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट इस चैप्टर को अच्छे से समराइज किया है। उस चैप्टर के अंदर जो पूरी जर्नी है जिसमें कि रिचर्ड एब्राइट एक नॉर्मल बच्चे से एक साइंटिस्ट बन पाते हैं, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। साथ ही साथ उनके रिसर्च को मैंने डिटेल में बताया है। तो अब तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए जिसमें कि हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन? Does it simply involve reading many books on the subject? Does it involve observing, thinking and doing experiments? दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि कोई एक बच्चा किस तरह से हिस्टोरियन बन सकता है, एक इकोनॉमिस्ट बन सकता है या फिर एक साइंटिस्ट बन सकता है। क्या इसमें सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई व्यक्ति इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन या साइंटिस्ट बन सकता है, या उसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने की जरूरत है? दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं, अगर किसी को एक इकोनॉमिस्ट बनना है, अगर किसी को अर्थतज्ञ बनना है, तो उसको किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, उसको उस फील्ड का नॉलेज लेना पड़ेगा। जो स्टैटिक नॉलेज होता है वो तो उसे चाहिए ही चाहिए, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकता। उसके साथ ही अगर आपको अर्थतज्ञ बनना है कि इकोनॉमिस्ट बनना है, तो आपको इकोनॉमी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति के पास पैसा कैसे आता है और उस पैसे को वो किस तरह से खर्चा करता है। इसी चीज को आपको बड़े स्केल पर ऑब्जर्व करने पड़ेगा कि एक देश के पास पैसा किस तरह से आता है और वो पैसा किस तरह से खर्चा होता है। उसके बाद आपको कोई एक टॉपिक लेना पड़ेगा कि कोई अगर देश बहुत अमीर है तो वो क्यों है, या फिर कोई देश अगर गरीब है तो क्यों है, या फिर कोई एक देश ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वो और अमीर बन सकता है। ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक इकोनॉमिस्ट बन पाओगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको हिस्टोरियन बनना है तो उसका आपको स्टैटिक नॉलेज लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अलग अलग सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर ये पर्टिकुलर साल में कोई वॉर हुआ तो वो क्यों हुआ, या फिर इस एक वॉर के या इस युद्ध के किस तरह के इम्प्लीकेशन देखने को मिले, या कितने सालों तक उसके इम्प्लीकेशंस या प्रभाव देखने को मिले। इस तरह से जब आप सोचोगे, ऑब्जर्वेशंस करोगे, तब आप उस फील्ड के अंदर एक जानकार व्यक्ति के तौर पर आगे आ पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक्स। दोस्तों, आपने सेल्स और डीएनए इसके बारे में आपके किताबों में जरूर पढ़ा होगा। तो क्या आपको पता है कि डीएनए किस तरह से सेल के ऊपर इंपैक्ट करता है? आपको पता है कि रिचर्ड एब्राइट ने जो रिसर्च किए हुए हैं, उस रिसर्च में उन्होंने ये बताया है कि एक सेल आखिर किस तरह से काम करती है। साथ ही साथ एक सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे सेल के छोटे छोटे पार्ट्स, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गोल्जी एपेरेटस आता है, उसके सेल मेम्ब्रेन्स आता है, ये सारी चीजें बाकी के जो और ऑर्गेनेल्स है इनके साथ किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ वो किस तरह से रिलेट करते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में ये भी बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसे बाकी के सेल ऑर्गन्स किस तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए एक ब्लूप्रिंट है पूरे स्ट्रक्चर के लिए, पूरे जो भी एनिमल है या पूरा जो सेल है उसके लिए। तो वो उन्होंने अपने रिसर्च में से ये पता किया है कि कोई एक सेल, उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए है, उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से पढ़ पाता है, इंटरप्रेट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस एवरीवेयर वंडर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। अक्सर बच्चों के अंदर काफी सारे क्यूरियोसिटीज होते हैं। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखते हैं हम उनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं क्या। पहला सवाल है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट आर इट्स यूजेस। दोस्तों, नए समय का एक इंटरेस्टिंग सवाल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके अंदर हमें यह समझ में आता है कि जो डीएनए होते हैं वो आखिर किस तरह से काम करते हैं। हम एक एक डीएनए को सेपरेट करके उनकी स्टडी तक कर पाते हैं, तो इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। उनके उपयोग क्या हो सकते हैं? उनके उपयोग अलग अलग हमारे शरीर के, जैसे मान लीजिए मेरी आंखें लाल है, तो आंखें लाल क्यों है, इससे रिलेटेड कौन सा डीएनए है, ये तक हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं। अगर मुझे कोई बीमारी है तो वो किस डीएनए की वजह से हो रही है, मैं ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो जो कुछ क्रॉनिक डिसीजेस है या हेरिडिटरी डिसीजेस है, जैसे कि कैंसर या फिर शुगर,
अगर हम ढूंढ कर निकाल लेंगे कि कौन से एक डीएनए की वजह से शुगर होता है, कौन से डीएनए की वजह से पर्टिकुलर टाइप का कैंसर होता है, तो हम ये भी ढूंढ कर निकाल सकते हैं कि किस तरह से हम उन डीएनए को मॉडिफाई करें या फिर सप्रेस करें, जिससे कि वो बीमारियां कम हो जाए या फिर उन बीमारियों का इलाज हो सके। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट सवाल है, हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कॉम्ब्स। जो हनी बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, वो अपने हनी कॉम्ब को कैसे आइडेंटिफाई करती है। अब इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, तो आपको इसके ऊपर कुछ रिसर्च करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर लिख सकते हो। Why does rain fall in drops? जो बारिश होती है वो ड्रॉप्स में क्यों होती है? कभी आपने ऐसे नहीं सोचा क्या कि नल में से जब पानी निकलता है तो वो तो पूरा एक फ्लो में निकलता है, एक एक बूंद पानी नहीं निकलता, फिर ऊपर से जो बारिश हो रही है वो एक एक बूंद क्यों होती है? तो इसके ऊपर ग्रेविटी और हवा का प्रेशर, हवा की स्पीड, टेम्परेचर, इन कई सारी घटकों का इम्पैक्ट हो सकता है। उसी के बाद वो एक एक बूंद के तौर पर नीचे गिरती है। साथ ही साथ जो बादल होते हैं वहां पे एक जो हवा का कंपोजिशन है उसके अंदर वाटर वेपर के फॉर्म में पानी है, और बाद में वो एक साथ पूरी तरह से पानी नहीं बन जाता, बल्कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें जैसे जैसे पानी बनता जाता है वैसे वैसे ग्रेविटी और एयर प्रेशर के कारण वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। You must have wondered about certain things around you. आपने भी आपके आसपास कई सारी चीजों के बारे में सोचा होगा, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे आपके सवालों को लिस्ट आउट कीजिए जिनके आंसर आपको पता नहीं, या ऐसे सवाल जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, और कोशिश कीजिए कि उन सवालों के आप जवाब ढूंढ कर निकालो। ऐसा करने से आपके अंदर जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है वो बढ़ेगी, और आगे चलकर अगर आप साइंस की फील्ड में स्टडी करोगे तो आपका चाहे जैसा भी सवाल हो, कितना ही अटपटा क्यों ना लग रहा हो, वो सवाल जब आप ढूंढ कर निकालोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आपके साइंटिफिक जिज्ञासा को वो कहीं ना कहीं शांत कर पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ गए। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है तो जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।